नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर 12 बजे की प्रमुख सुर्खियों पर। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन में ज्ञानेश कुमार ने कहा, समन्वय अहम। चुनाव प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी बनाने पर बल। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान प्रदर्शन के मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब गिरफ्तार। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस कर रही षड्यंत्र के एंगल से जांच। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के विवादित आवेदनों के निपटारे के काम में न्यायिक अधिकारियों के साथ साथ सिविल जजों को भी तैनात करने को कहा। अन्य प्रदेशों से भी कर सकते हैं न्यायिक अधिकारियों की मांग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान के 4 दिवसीय दौरे पर। राष्ट्रव्यापी अभियान जीवन बचाओ और स्वस्थ भारत बनाओ का आज करेंगी उद्घाटन। और ट्रंप प्रशासन को ईयू की 2 टूक, टैरिफ पर मांगा स्पष्टीकरण। ट्रंप ने दुनिया भर के देशों को पहले से लागू शुल्क समझौतों का पालन करने की दी चेतावनी। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन करने के मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया है। उदय भानु चिब को दिल्ली पुलिस ने सोमवार को तिलक मार्ग थाने पूछताछ के लिए बुलाया था। लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने भानु को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उदय भानु को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। इससे पहले 3 और आरोपी जितेंद्र यादव, राजा गुर्जर व अजय कुमार को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के वक्त ही युवा कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि कुछ और कार्यकर्ता और नेता पुलिस की रडार पर है। पुलिस षड्यंत्र के एंगल से मामले की जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रवक्ता बन गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देते हैं और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अनुराग ठाकुर ने यह भी दावा किया कि देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और वैश्विक मंचों पर हो रही प्रशंसा को कांग्रेस नेता बदनाम करने का प्रयास करते हैं। आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी अब राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रवक्ता बन गए हैं, भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, नकारात्मक राजनीति को बल देते हैं, अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। इनका एक ही काम हो गया, झूठ बोलो, भय और भ्रम फैलाओ, भारत को बदनाम करो, मोदी विरोधी राजनीति करो और देश जो विकास कर रहा है भारत को दुनिया भर में बदनाम करो। अगर भारत की इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ती है तो उसको डेड इकोनॉमी बोलते हैं। इंडिया एआई समिट, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है, बहुत सफल समिट हुई, वहाँ पर शेमलेस और शर्टलेस नंगा नाच करके अभद्र प्रदर्शन करते हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने एआई सम्मेलन में हुए इस विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को नेशनल शेम बताते हुए आरोप लगाया कि ये केवल 4-5 लोगों की हरकत नहीं थी, बल्कि इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, यहां तक कि राहुल गांधी भी शामिल थे। ये बब्बर शेर नहीं है राहुल गांधी, ये नेशनल शेम है। और आपका जो शर्टलेस, टॉपलेस, शेमलेस, कैरेक्टरलेस एक्ट था, उसके तो समर्थन में अब मार्गरेट आल्वा जी भी नहीं बोल पा रही है, कांग्रेस के नेता नहीं बोल पा रहे। एक बात स्पष्ट है कि ये जो किया गया एआई समिट पर भारत मंडपम में, ये कोई 4-5 लोगों की कारस्थान नहीं थी। ये डीप कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें राहुल गांधी स्वयं और उनके बाकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस षड्यंत्र का हिस्सा थे। हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखे हैं। भारत के खिलाफ जो झूठ और दुष्प्रचार और बदनामी फैलाने का
ठेका है, सुपारी है, सोरोस एजेंट राहुल गांधी ने उठाया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल एसआईआर में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से जुड़े मामलों में वोटरों की अपील के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सिविल जजों को भी इस प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कहा है, जिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट और एडीजे स्तर के 250 न्यायिक अधिकारी वेरिफिकेशन के काम में लगे हैं, लेकिन लाखों एप्लीकेशंस के लिए ये संख्या नाकाफी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जजों को भी तैनात करने का आग्रह किया। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, झारखंड हाईकोर्ट और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी न्यायिक अधिकारियों की मांग कर सकते हैं। सीजेआई ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2026 तक अगर लॉजिकल अनमैप्ड कैटेगरी मामलों में वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो इलेक्शन कमीशन अंतिम सूची के बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट प्रकाशित करेगा। सप्लीमेंट्री लिस्ट में जगह पाने वालों को 28 फरवरी को जारी होने वाली लिस्ट का ही हिस्सा माना जाएगा, यानी वो वैलिड वोटर माने जाएंगे। पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग हर कमी को दूर करने की कोशिश में लगा है। कल हुई बैठक में चुनाव आयोग ने कई आदेश जारी किए। चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हुई हिंसक घटनाओं पर विशेष नजर रखे हुए है। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के सूत्रों के अनुसार जिन इलाकों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वहां केंद्रीय बलों की तैनाती पर विशेष जोर दिया गया है। चुनाव आयोग ने राज्य पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल के उन सभी इलाकों को संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया जाए जहां अतीत में चुनावी हिंसा हुई हो या जो हाल के दिनों में अशांत रहे हैं। इन संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनका फुटेज जिला मुख्यालयों में सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया गया। इन सब के अलावा आयोग ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों की भी सूची तैयार की जाए जो अशांति फैला सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आयोग ने राजनीतिक दलों से भी इस संबंध में जानकारी जुटाने को कहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी, साथ साथ अवैध हथियार और विस्फोटक बरामद करने के भी कड़े निर्देश हैं। संवेदनशील बूथों की लाइव मॉनिटरिंग और फुटेज बैकअप अनिवार्य होगा। और नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा है। ये गोलमेज सम्मेलन 27 सालों के लंबे अंतराल के बाद आयोजित हो रहा है। पिछला सम्मेलन साल 1999 में हुआ था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस सम्मेलन में चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के साथ साथ प्रौद्योगिकी, ईवीएम और मतदाता सूची साझा करने पर चर्चा की जा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य अपने अपने कानूनी ढांचे के भीतर चुनावी प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के संबंध में ईसीआई और एसईसी के कामकाज में तालमेल को बढ़ावा देना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए शुद्ध मतदाता सूचियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों को शुद्ध बनाने के साथ साथ इसे मतदाताओं के लिए सुलभ और आसान बनाना भी आवश्यक है। Pure electoral rolls are the bedrock of any democracy, and the Election Commission of India, in its historic pursuit, started the special intensive revision, wherein which all eligible electors should be inside the rolls, while at the same time ineligible electors should be excluded. This process was started in Bihar, completed flawlessly with 0 appeals, currently undergoing in 12 states, out of which 11 states electoral rolls have been published. और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा?
ईशान। ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। UPI कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये भविष्य की दिशा तय करने वाली ताकत है। भारत में आयोजित हालिया AI इम्पैक्ट समिट में केवल घोषणाएं नहीं हुई, बल्कि भविष्य की पूरी रणनीति तैयार हुई है। AI की तमाम तकनीकों से कैसे आम लोगों की जिंदगी में बदलाव दिखेगा, कैसे लोगों का जीवन सरल होगा, इन्हीं तमाम सवालों की पड़ताल कर रही है हमारी विशेष सीरीज AI भविष्य का भारत। तो आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा की दीवारें तोड़ रहा है। भारत सरकार का भाषिणी प्लेटफॉर्म इस दिशा में एक बड़ा कदम है। ये एप्लीकेशन कई भारतीय भाषाओं में आसान अनुवाद और संवाद की सुविधा वास्तविक समय में उपलब्ध कराता है और इसकी मदद से अब हर नागरिक अपनी मातृभाषा से भी जुड़ सकेगा, समझ सकेगा और आगे बढ़ सकेगा। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। एक समय था जब 2 व्यक्तियों के बीच भाषा की बाध्यता के कारण आपसी संवाद कुशलता से नहीं हो पाता था, लेकिन अब ये बीते दिनों की बात हो गई है। आज अगर कोई भाषण एक ही भाषा में दिया जाए तो जनता उसे अपनी भाषा में वास्तविक समय में सुन और समझ सकेगी और इस कमी को दूर किया है भाषिणी ऐप ने। इसमें भारत के अनेक भाषाओं में किस तरह से अगर हम एक भाषा में बोलें तो उसे ऑटोमेटिकली दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करने का ये एक एप्लीकेशन है। इसके काफ़ी तरह से उपयोग होता है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का जो कार्यक्रम होता है उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री हिंदी में बोलते हैं वो भारत के अन्य सभी भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली होता है। भाषिणी भारत सरकार द्वारा विकसित एक क्रांतिकारी AI आधारित अनुवाद मंच है जो सभी 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी समेत प्रमुख विदेशी भाषाओं के बीच रियल टाइम टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट अनुवाद की सुविधा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य भाषाई बाधाओं को दूर कर डिजिटल समावेश सुनिश्चित करना और शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक आम आदमी की पहुंच को आसान बनाना है। कैसे भाषाओं की जो बाधाएं उनको पार कराना, भाषिणी की APIs और भाषिणी के साथ मिलके हमने कोलैबोरेट करके कई सारे यूज़ केसेस हैं जो ऑलरेडी ही आज सिटीजन्स को हेल्प कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे UIDAI, जितने भी हमारे आधार अपडेट होते हैं, एनरोलमेंट होते हैं, इनके माध्यम से हम आधार जो पब्लिश होते हैं नई लैंग्वेज अलग अलग 22 भाषाओं में वो कर रहे हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन के तहत लॉन्च किया गया भाषिणी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो AI मॉडल और API पर आधारित है। ये भाषा की दीवारों को तोड़ने में मदद करता है। भाषिणी ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को भाषिणी के नाम से खोजा जा सकता है और डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप के नीचे मैती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उल्लेख मिलेगा। ऐप में अनुवाद के लिए अंग्रेजी समेत बांग्ला, डोगरी, कोंकणी, गुजराती, हिंदी, मैथिली, मराठी और अन्य 22 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट मौजूद है।
भाषिणी ऐप एक सरल और प्रभावी तरीके से भाषा संबंधित समस्याओं का समाधान करता है, जिससे भारतीय नागरिक अपनी मातृभाषा में सहजता से संवाद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ये एक नए आवाज का युग है और इस युग में भारत अपनी आवाज का मालिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ समाचारों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति आज मुंबई के लोक भवन में पीडी हिंदुजा अस्पताल द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी अभियान जीवन बचाओ और स्वस्थ भारत बनाओ का उद्घाटन करेंगी। 25 फरवरी को राष्ट्रपति बुल्डाना के शेगांव में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 में शिरकत करेंगी। इसके पश्चात नागपुर में ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आयोजित एकता और विश्वास के माध्यम से महाराष्ट्र का स्वर्णिम युग के राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह में भी शामिल होंगी। 26 फरवरी को राष्ट्रपति झारखंड के जमशेदपुर में श्री जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन समारोह में भाग लेंगी। इसके बाद मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज का भी दौरा करेंगी और विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगी। राष्ट्रपति 27 फरवरी को राजस्थान के पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास की साक्षी बनेंगी। गल्फ सहयोग परिषद के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदाइवी भारत दौरे पर हैं। उनके दिल्ली पहुंचने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनका ये दौरा भारत और जीसीसी के ऐतिहासिक और मजबूत संबंधों को और गहरा करेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, रॉब जेटन को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई। भारत और नीदरलैंड विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक संबंध साझा करते हैं। दोनों देशों और लोगों के बीच बढ़ते संबंधों को और गति प्रदान करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हूं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रमुख विज्ञान सलाहकार ने भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और तेजी से बढ़ते इकोसिस्टम की जमकर सराहना की है। आपको बता दें कि माइकल क्रेट्सियोम ने कहा कि भारत एक तकनीकी महाशक्ति है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को आगे बढ़ाने की व्हाइट हाउस की योजना में उसकी अहम भूमिका है। माइकल क्रेट्सियोस ने कहा कि भारत हर साल बड़ी संख्या में इंजीनियर तैयार करता है। उसके पास मजबूत घरेलू प्रतिभा है और वो अच्छे उत्पाद और एप्लीकेशन विकसित कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित और विकासशील देशों के बीच एआई अपनाने की रफ्तार में अंतर हर दिन बढ़ रहा है। भारत और अमेरिका के बीच एआई के क्षेत्र में सहयोग और गहरा हो रहा है। राजस्थान के बीकानेर में भारतीय थल सेना ने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में खड़ग शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। मैदान में टैंक, मिसाइल, तोपें, हेलीकॉप्टर और ड्रोन सब एक साथ नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पश्चिमी कमान का अब तक का सबसे बड़ा हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट ड्रिल है, जिसमें तकनीक आधारित युद्ध, ड्रोन ऑपरेशंस, एयरबॉर्न क्षमता और इंटीग्रेटेड फायर पावर का व्यापक प्रदर्शन किया गया। पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट और पश्चिमी कमान के 2 कोर कमांडर की अगुवाई में आधुनिक युद्ध क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों का सिमुलेशन किया गया। साथ ही 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराड्रॉप कर सैनिकों की तैनाती और प्रतिक्रिया क्षमता का भी प्रदर्शन किया। अभ्यास के दौरान चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों ने रेकी और सपोर्ट मिशन निभाए, जबकि अमेरिका से खरीदे गए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों ने सटीक प्रहार क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो वहीं ALH रुद्र हेलीकॉप्टरों की WSI गतिविधियों ने एयर ग्राउंड समन्वय की उन्नत क्षमता को दर्शाया। खड़ग शक्ति 2026 में ड्रोन टेक्नोलॉजी को खास जगह दी गई। लॉजिस्टिक ड्रोन ने करीब 200 किलोग्राम तक वजन उठाकर दिखाया कि भविष्य में सप्लाई सिस्टम कैसे बदलेगा। स्वान ड्रोन, खड़गा ड्रोन और सेना द्वारा विकसित एरावत ड्रोन का भी प्रदर्शन किया गया।
चक्रव्यूह निर्माण और ड्रोन आधारित रणनीति भी इस अभ्यास का अहम हिस्सा रही। सैनिकों को सिखाया गया कि ड्रोन हमलों से कैसे बचाव करना है और जवाबी कार्रवाई कैसे करनी है। रात के वक्त नाइट आर्टिलरी फायरिंग, रॉकेट लॉन्चर ऑपरेशंस और उन्नत हथियार प्रणालियों के साथ युद्ध तैयारी का मूल्यांकन किया गया। सेना के अधिकारियों के मुताबिक यह अभ्यास सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि बदलते युद्ध के तरीके को जमीन पर परखने की कोशिश है। यूरोपीय संघ ने अमेरिका के नए टैरिफ फैसलों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए चेतावनी दी है कि इससे दोनों पक्षों के बीच मौजूदा व्यापार समझौता खतरे में पड़ सकता है। यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों की ओर से व्यापार नीतियां तय करता है और ऐसे में वॉशिंगटन से सफाई मांगी गई है कि उसके आने वाले दिनों में कदम क्या होंगे। आयोग ने कहा कि पिछले समझौतों के तहत ज्यादातर यूरोपीय प्रोडक्ट्स पर 15% की अधिकतम सीमा तय की गई थी और इस सीमा से ऊपर कोई भी टैरिफ हाइक स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों को कड़ी चेतावनी दी जो हाल ही में अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौतों से पीछे हटने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रंप ने यह बयान तब दिया जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उनके आपातकालीन टैरिफ शुल्क को निरस्त कर दिया है और गैर कानूनी बताया। सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि वो व्यापारिक साझेदार देशों पर लाइसेंस फीस भी लगा सकते हैं। उनके संभावित नए टैरिफ कदमों को लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ गई, जिससे शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष काया कलास ने कहा कि अमेरिका और ईरान खतरनाक तरीके से युद्ध के करीब पहुंच रहे हैं और कूटनीति के लिए समय बहुत कम बचा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सैन्य कार्रवाई के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कलास ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल और आतंकवादी संगठनों को समर्थन को लेकर यूरोपीय संघ को गंभीर चिंताएं हैं, जो यूरोप की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यूरोपीय संघ ने ईरान पर व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं और रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित कर स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद तारिक रहमान एक्शन में है। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2024 के बाद दर्ज किए गए सभी मुकदमों की दोबारा समीक्षा की जाएगी। सरकार का मानना है कि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद मचे हंगामे के बीच कई लोगों के खिलाफ गलत नियत से मामले दर्ज किए गए थे। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वो इन मामलों की गहराई से जांच करे ताकि किसी भी बेगुनाह को बेवजह परेशानी का सामना न करना पड़े। गृह मंत्री ने चेतावनी दी कि उत्पीड़न में शामिल पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कई मामलों में अवसरवादी व्यक्तियों द्वारा व्यापारियों, पत्रकारों और पेशेवरों को निशाना बनाकर दर्ज किए गए। कानून का शासन सुनिश्चित करने और निर्दोष लोगों के उत्पीड़न को रोकने के लिए इनकी गहन जांच की जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत हो गई है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले ओवर में प्रतिका रावल बगैर कोई रन बनाए आउट हो गई। शेफाली वर्मा 4 और जेमिमा रोड्रिगेज 8 रन बनाकर आउट हुई। दूसरे छोर पर स्मृति मंदाना ने संभलकर खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 58 रन की पारी खेली। ऋचा घोष ने 23 रन का योगदान दिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम एक्सप्रेस 100। नमस्कार।